मेरे सामने डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी और जो कुछ वो मुझसे कह रही थी उसे सुनने के बाद मुझे अपनी इस बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। और जो रिपोर्ट मेरे सामने थी उसे देखने के बाद मुझे अपनी बसीरतों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी, ऐसी बात थी जिसको नजरअंदाज करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। मैंने बार बार डॉक्टर साहिबा से कहा कि आप दोबारा मेरा चेकअप करें, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जिद पर डॉक्टर साहिबा ने फिर से मेरा चेकअप किया, लेकिन नतीजा वही निकला। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? डॉक्टर साहिबा भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मेरा किरदार उनकी नजर में भी मशकूक था। अब मैं जमाने को और दुनिया को क्या जवाब दूंगी? मैं सोच सोच कर परेशान थी। मुझे अपने रब को क्या जवाब देना है? वो तो मुझे मालूम था कि मैं बेकसूर हूँ, वो सब जानता था, लेकिन मेरे साथ ये हादसा कब और कैसे पेश आया मुझे खुद भी मालूम नहीं था। और वो भी इतना भयानक वाकया, एक तल्ख और गैर इखलाकी हकीकत। मैं जल्दी से डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक से निकल आई और तेज तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंचकर मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तबीयत मेरी पहले ही बहुत खराब थी और इसी तबीयत को चेक करने के लिए मैं डॉक्टर साहिबा के पास गई थी। घर आई तो सामने मेरा भांजा बैठा हुआ था। उसने मुझसे सवाल किया कि खाला सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे आपने चाय बनाकर नहीं दी। मैंने अपने भांजे के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। मैंने कमरे में अंधेरा कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे साथ जो कुछ भी हो गया ये मेरे अपने सगे भांजे की कारस्तानी थी। मैं एक पाक वजूद से अब गलाजत का ढेर बन चुकी थी। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि काफी अरसे से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि कौन मेरे साथ ये सब करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि घर का बेदी ही लंका डालता है। मुझे अब यकीन हो चुका था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरे भांजे वसीम का हाथ है। वसीम की माँ उसे जन्म देते ही फौत हो गई थी और मैं बेऔलाद थी। मैंने मेरे शौहर से कहा कि हम वसीम को पालते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया। इसलिए वसीम तो काफी अरसे तक मेरी वालदा के पास रहा। लेकिन मेरे शौहर की वफात के बाद जब मैं तनहा हो गई तो मैं वसीम को अपने साथ ले आई। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। आज मुझे बेवा हुए 10 साल हो चुके हैं और वसीम 25 साल का एक खूबरू नौजवान था। मैं उसे अपने साथ लेकर तो आई थी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि वसीम की हरकत और सकनात आम लड़कों जैसी नहीं है। लेकिन उसे साथ रखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वालदा और शौहर की वफात के बाद मेरा अब दुनिया में कोई नहीं था और वसीम का भी कोई नहीं था। इसलिए मैंने उसकी बुरी आदत को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने साथ घर में रखा। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। वसीम बेसहारा था, उसके पास घर नहीं था और मेरे पास मेरे शौहर का घर था। मेरे शौहर में नुक्स था जिसकी वजह से मुझे औलाद ना हो सकी। लेकिन बेवा होने के बाद भी मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। हालांकि मैं बहुत हसीन थी। जब मैं बेवा हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 27 साल थी और मेरे काफी रिश्ते आए, मगर मैंने सबको मना कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा जिंदगी और दुनिया से दिल उठ गया था। मगर अब जो क़यामत मुझ पर टूट पड़ी थी, मैं उसके मुतालिक सोच सोच कर परेशान थी। मोहल्ले भर में मैं एक नेक और पारसा औरत के नाम से जानी जाती थी। सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। और अब जब मोहल्ले वालों को ये बात मालूम हो गई कि एक नेक और पारसा औरत किसी के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मेरी जमाने भर में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने पिछले 10 सालों से इस इज्जत को संभाल कर रखा हुआ था और आज सब खत्म हो गया। ये सब कैसे हो गया मुझे कभी इल्म नहीं था, लेकिन मुझे वसीम पर शक था। पिछले कुछ अरसे से वो रोजाना रात को दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आ जाता था और मुझसे कहता था कि खाला ये दूध पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो खाला। मैंने उसमें बादाम भी डाला है, इससे आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी और आपकी सेहत भी बहाल होगी। मैं इसे अपने भांजे की मोहब्बत समझ रही थी और फिर मुसलसल सारा महीना वो दूध मैं पीती रही उसकी खुशी की खातिर। लेकिन मैंने महसूस किया था कि इस दूध को पीने के बाद मैं बहुत गहरी नींद में चली जाती थी या फिर बेहोश हो जाती थी। मैं सुबह देर से उठती थी। इस दौरान मुझे कई बार वसीम पर शक हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो मोहब्बत में ऐसा करता है, मुझे उसकी नेक नीति पर शक नहीं करना चाहिए। वो इतना भी बुरा नहीं हो सकता जितना मैं उसे समझ रही हूँ। मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि दाल में कुछ काला था और मैं समझ ही नहीं पाई। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। मैंने खुद को कमरे का कैदी बना दिया था, लेकिन काम तो करना था, दुनिया को मुंह दिखाना था। मेरी मोहल्ले में बहुत दोस्ती थी। सब खवातीन से आए दिन कोई ना कोई घर में डेरा जमा कर बैठ जाती थी। मैं खुद को इस तरह से कैद नहीं कर सकती थी। मैंने अपने इर्द गिर्द एक दुनिया बसा रखी थी। मोहल्ले की बच्चियों को मैं कुरान पाक पढ़ाती थी, लेकिन 3 दिन से मैंने उनको कुरान पाक नहीं पढ़ाया था। लेकिन मैं कब तक खुद को बंद कर सकती थी और किससे क्या कहती कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। बच्चियां बार बार आ रही थी। मजबूरन मैंने सेहत खराबी का बहाना बनाकर उनसे माजरत कर ली थी। मेरी सेहत का सुनकर तो तमाम मोहल्ले की खवातीन मेरे घर आ गई और मेरे लिए परेशान थी। वो मुझसे पूछ रही थी
کہ तुम्हें क्या हुआ है। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ है। ये एक शर्मनाक हकीकत थी। इसका जिक्र मैं अपने फरिश्तों के सामने भी नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा बांझा मुझे अजीब नजरों से देखने लगा था। बार बार पूछता कि आपको क्या हुआ है। मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। उसने नोट कर लिया था कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं अपने बांझे को कुछ नहीं कहना चाहती थी। मामले की तह तक जाना चाहती थी कि मेरे साथ ये सब किसने किया है, कौन कसूरवार है। जब तक मुझे सही इंसान का पता नहीं चल जाता तब तक कुछ भी कहना मामले को खराब कर सकता था। यूं तो मेरी उम्र 37 साल थी, लेकिन मैं दिखने में अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती थी। मैं खूबसूरत भी थी। अगर जमाने भर में ये बात फैल गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब यही सोचेंगे कि ये कहीं पर अपनी इज्जत को खराब करके आई है। फिर मेरे साथ वही हुआ जो एक हामला औरत के साथ होता है। मुझे उल्टियां आने लगी, मेरा सर चकराने लगा था। मैं हर घंटे में उल्टी कर रही थी और मेरा बांझा ये सारा माजरा देख रहा था। मुझे उल्टियां करता देखकर वो मुझसे पूछ रहा था कि आपको क्या हुआ है। ये सवाल करते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चमक नहीं बल्कि एक अजीब सी कमीनगी उसकी आंखों पर उतर आई थी, या मुझे ऐसा लग रहा था। मेरा जब्त यहाँ पर जवाब दे गया था और मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया, जिससे उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। मेरे इस तरह अचानक थप्पड़ मारने पर वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। वो अनजान बन रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने कहा, घटिया इंसान, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी तबीयत को क्या हुआ है। मेरी तबीयत को जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। और कुछ नहीं तो मेरे और अपने माबैन रिश्ते का तो लिहाज किया होता। मैं तुम्हारी खाला हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं तो नेकी करके आपकी तबीयत का पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरी तबीयत क्यों खराब है। रोजाना रात को तुम मुझे दूध का गिलास इसलिए नहीं देते थे कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए, बल्कि अपने गलत मकसद के लिए देते थे। मैंने गुस्से से कहा तो उसने मेरी तरफ हैरत से देखा। फिर कहा कि मैं तो आपकी तरफ से परेशान था। आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मैं वो दूध सिर्फ आपको ही नहीं देता था बल्कि खुद भी पी लेता था। मैंने कहा, इस दूध को पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी या फिर गहरी नींद में चली जाती थी। और इसके बाद तुम मेरे साथ क्या करते रहे हो, इसका नतीजा अब मैं भुगत रही हूँ। मेरी बात पर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि वो दूध पीने के बाद तो मैं भी गहरी नींद में चला जाया करता था। मैं सारी रात सुकून से सोता रहता था। मुझे कुछ होश नहीं होता था और सुबह देर से आंख खुलती थी। मैंने उससे कहा कि तुम दूध में नशावर दवा देते रहे हो मुझे। तो उसने कहा कि अगर मैं आपको नशावर दवा देता तो फिर मैं खुद दूध क्यों पीता। मैंने उससे पूछा कि तुम वो दूध कहाँ से लाते थे। तो उसने कहा कि वो दूध मुझे मेरे दोस्त ने दिया था, पर मुझे क्या पता था। पर मुझे कहा था कि इसको पीने के बाद तुम्हें सेहत आ जाएगी। मेरी तबीयत खराब रहती थी, कमजोरी हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि वो दूध पी लेता हूँ। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी खाला की भी सही नहीं है, उन्हें भी रोजाना रात को ये दूध पिलाया करो। मुझे तो बस आपकी सेहत की फिक्र थी, इसलिए खुद भी वो दूध पी लेता था और आपको भी पिलाता था। मैं खुद परेशान था कि इसे पीने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आती है। मैंने सोचा जरूर इसमें ऐसा कुछ शामिल है कि इंसान को अच्छी नींद आ जाए ताकि वो सुबह हशाश बशाश होकर उठे। अपने बांझे की बात सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया था और पैरों तले से जमीन सिरक गई थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। यानी कि मेरे बांझे के दोस्त ने उसे बेवकूफ बनाया और मेरी इज्जत के साथ खेल गया। मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। वो जिस दोस्त का नाम ले रहा था वो एक इंतहाई मशकूक लड़का था। वो मेरे बांझे का दोस्त था और सारा सारा दिन मेरे बांझे के कमरे में बैठा रहता था। मैंने उसे मना किया कि इस लड़के को यहाँ ना लाया करो, मगर वो मेरी नहीं सुनता था। कहता था कि ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। फिर मैं सो जाया करती थी और मेरा बांझा और उसका दोस्त सारी सारी रात जाकर कभी बाहर निकल जाते थे तो कभी घर पर ही बैठे ताश खेलते थे। मैंने सोचा मुझे अपने बांझे के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। वो जिसे चाहे दोस्त बनाए, मेरा काम था उसे मना करना। उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने भी उसके मुतल्लिक सोचना छोड़ दिया। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ था वो उसी लड़के की वजह से हुआ था। मैंने अपने बांझे को सारी हकीकत बता दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा दोस्त मुझे और तुम्हें दूध में नशावर दवा पिलाकर बेहोश कर देता था। फिर इसके बाद वो मेरे साथ बदफेली करता था। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उसके साथ दोस्ती ना रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज ये सब कुछ हो गया। मेरी बात सुनकर वसीम के सर पर खून सवार हो गया। उसने फौरन अपना पिस्टल निकाला और बाहर की जानिब भागने लगा अपने दोस्त को जान से मारने के लिए। मैंने उसे रोक लिया, कहा कि खून खराबे से कोई फायदा नहीं होगा, इज्जत तो पहले ही चली गई है, फिर तुम जेल चले जाओगे। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बातों पर कान नहीं धरे और गलत सोहबत अख्तियार की। अगर तुम जेल चले गए तो फिर मेरा क्या होगा।
बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका। मुझे अपने लफ्जों पर शर्मिंदगी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि मैंने अपने सगे भांजे को इस कदर गलत समझा। माँ बाप होते हैं तो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं। मैंने शुरू से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आज अगर उसकी माँ जिंदा होती और उसे उस लड़के से मिलने के लिए मना करती और वो यकीनन उसकी बात मान लेता, या फिर उसका बाप होता तो उसकी बात भी मान लेता। लेकिन ये यतीम और मिस्कीन बच्चे हकीकी मानों में रुल जाते हैं इस दुनिया में। उस दिन तो मैंने उसे खामोश करवा दिया था, लेकिन वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि अस्पताल चलो और ये बच्चा जाया करवा दो। मैंने कहा मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। अब जो भी है मुझे अल्लाह की मदद का इंतजार है। वो मेरे लिए जो फैसला फरमाएगा मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। मेरी बात पर उसे गुस्सा आ गया था। उसकी गैरत जाग चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने कोई दवा लाकर मुझे खाने में मिलाकर दे दी। वो बच्चा जाया करने वाली दवा थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसने वो दवा मुझे दे दी। इसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मेरा हमल गिर गया। जब मेरी तबीयत खराब हुई और मेरा हमल जाया हो गया, तब मुझे मालूम हो गया कि ये सब वसीम का काम है। वो मुझे अस्पताल लेकर नहीं गया। मैं घर में ही दर्द में तड़पती रही। उसने कहा कि आपको अस्पताल लेकर नहीं जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी। मैंने कहा मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे दूर कहीं अस्पताल में लेकर जाओ जहां ना तुम्हें कोई जानता हो और ना मुझे। उसे मुझ पर तरस आ गया और दूर किसी इलाके में मुझे लेकर आया और मुझे बुर्का पहनाया था कि कोई मुझे पहचान ना सके। वहां पर 2 दिन मैं अस्पताल में एडमिट रही। फिर मेरी सेहत ठीक हुई तो मुझे घर ले आया और उसने कहा कि हम ये मोहल्ला हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मैंने दुख से कहा कि अब जगह तब्दील करने से क्या फायदा होगा, मेरा नुकसान तो तुमने करवा दिया अपने दोस्त के हाथों। उसने जिद की तो हमने मोहल्ला छोड़ दिया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और हम रातों रात इस मोहल्ले से चलते बने। हमने दूसरे शहर में आकर बसेरा कर लिया था जहां हमें कोई नहीं जानता था। मुझे लग रहा था कि वसीम खामोश हो गया है, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मुझे दूसरे शहर छोड़कर वो वापस चला गया और उसने अपने दोस्त को जान से मार दिया। उसने इतनी सफाई से ये काम किया और रातों रात वापस घर आ गया। सुबह मुझे किसी जरिए से उसके दोस्त के कत्ल की खबर मिली और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। मैंने वसीम से कहा, क्या तुमने ये किया है? उसने कहा कि हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले शख्स को मैं जिंदा नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे सुकून मिला था, जिसने मुझे बर्बाद किया। आज वो जहन्नम की आग में जल रहा होगा। आज इतने अरसे बाद मैं सोच रही हूँ कि काश मैं दूसरी शादी कर लेती, उसी वक्त जब मैं बेवा हुई थी। कैसे मैंने सोच लिया था कि ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैं अकेले गुजार लूंगी अपने एक छोटे से भांजे के हाथ से। इसलिए हमारा मजहब हुक्म देता है औरत को दूसरी शादी करने का। जो तहफ्फुज़ शोहर दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता, चाहे वो भाई हो या भांजा।